इस ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद दोनों तरफ से गुस्सा है। अभी तक सिराजुद्दौला गुस्सा थे, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 123 इनके जो पर्सन्स थे उनको यहाँ पे मार गिराया गया। फिर उसके बाद 9 फेब 1756 इस डेट पे एक ट्रीटी हो जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ एलनगर। ट्रीटी ऑफ एलनगर किस किस के दरमियान होती है? रॉबर्ट किल्यू वर्सेस सिराजुद्दौला। 9 फेब 1756 में एक ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ एलनगर। ये किसके दरमियान होती है? रॉबर्ट किल्यू वर्सेस सिराजुद्दौला, इनके दरमियान ये ट्रीटी हो जाती है। इस ट्रीटी के मुतालिक जहां तक मेरा ताल्लुक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं डेट पे पूछा जाता है। डेट क्या था इस ट्रीटी का? तो इस ट्रीटी का आप डेट जो है आप याद रख लीजिए, मैंने इस पे स्टार लगा लिया। ये ट्रीटी जो थी ये भी नाकाम हो जाती है, इसके से भी कोई जो पीस था वो आता नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है? दोनों तरफ से गुस्सा जो है बरकरार है। जब दोनों तरफ से गुस्सा बरकरार है, एक तरफ से इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के फोर्सेस एक तरफ से आते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट किल्यू। एक तरफ से रॉबर्ट किल्यू आ जाते हैं, दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला। जब ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी के साथ भी मसला हल नहीं होता है। एक तरफ से इंग्लिश फोर्सेस आते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट किल्यू, दूसरी तरफ से नवाब ऑफ बंगाल आ जाता है, किसके अंडर? सिराजुद्दौला के अंदर। अब जब दोनों आ जाते हैं, ये एक बैटल फील्ड में इनकी एक मीटिंग होती है, यानी कि बैटल फील्ड में ये भिड़ जाते हैं। बैटल फील्ड इनके दरमियान एक लड़ाई होती है, एक बैटल होती है, जिस बैटल को हम बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी किन के दरमियान होती है? रॉबर्ट किल्यू और सिराजुद्दौला के दरमियान एक लड़ाई होती है जिसको हम बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जून 1757। 23 जून 1757 को एक लड़ाई होती है इंग्लिश और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के दरमियान। यहाँ तरफ से रॉबर्ट किल्यू आ जाते हैं, तो इनके दरमियान एक लड़ाई होती है। ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। डेट क्या था? 23 जून 1757। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब बैटल ऑफ प्लेसी होती है, बैटल ऑफ प्लेसी, जीतता कौन है, हारता कौन है? जो इसमें जीतते हैं वो जीतते हैं अंग्रेज, यानी कि रॉबर्ट किल्यू इसमें जीत जाते हैं, और जो हार मिलती है वो सिराजुद्दौला को मिलती है। लेकिन यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिराजुद्दौला हारा क्यों था? सिराजुद्दौला हारा क्यों था? सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, सिराजुद्दौला का एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर उनका नाम था। अब मीर जाफर क्या करते हैं? ये जो रॉबर्ट किल्यू आते हैं, ये मीर जाफर को पहले से ही करप्ट कर देते हैं। जब ये पहले से इन्हें करप्ट कर देते हैं, आपको पता है हर कमांडर के अंडर अपनी एक आर्मी होती है। इस जाफर के भी अंडर एक आर्मी थी, लेकिन इस आर्मी को उन्होंने बैटल फील्ड में ये नहीं ले आए।
जब ये अपनी आर्मी को बैटलफील्ड में नहीं आए, सिराजुद्दौला को लग रहा है ये मेरे साथ है, लेकिन ये घर में बैठे हैं। ये जब घर में बैठे हैं तो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तो यहाँ से बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा रहा है बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में कि वो कौन सी बैटल थी, वो कौन सी बैटल थी जो इंग्लिश की स्टार्टिंग रूल थी हिंदुस्तान में। तो बैटल ऑफ प्लेसी वाज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लेसी वाज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। मैं लिख रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वो बैटल थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लिव के बारे में भी एक पॉइंट आप रट लीजिए, रटना है आपको ये रॉबर्ट क्लिव के बारे में एक पॉइंट, वो ये है कि रॉबर्ट क्लिव को माना जाता है ट्रू फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। मैं फिर से कह रहा हूं, रॉबर्ट क्लिव इज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनियन इन इंडिया। ये रॉबर्ट क्लिव को माना जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बैटल ऑफ प्लेसी में जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, सिराजुद्दौला भागने की कोशिश कर लेता है, लेकिन इसको पकड़ लेते हैं और इसको मौत की गार्ड उतार लेते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, सिराजुद्दौला की यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद फिर जो नवाब ऑफ बंगाल आ जाते हैं, वो आते हैं मीर जाफर। अब जो नवाब ऑफ बंगाल आएंगे वो कौन आएंगे, वो आएंगे मीर जाफर। अब मीर जाफर के मुतालिक आपको दो चीज़ें याद रखनी है। मीर जाफर के मुतालिक पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके मुतालिक आपको याद रखनी है वो ये है, मीर जाफर इज आल्सो नोन एज गद्दारी हिंद। क्या बेटा जी, मीर जाफर आल्सो नोन एज गद्दारी हिंद। फिर उसके बाद आपको इसमें से एक और पॉइंट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि मीर जाफर की ही वो रेन थी, मीर जाफर की ही वो रेन थी जिसमें स्टार्ट हुआ था ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी कि चीज़ें जो थी यहाँ से जब चीज़ें बाहर शिफ्ट होने लगी ना, जितनी भी चीज़ें थी हमारे इस इंडिया में, यहाँ से जब चीज़ें बाहर होने लगी, जिस पे फिर दादाभाई नौरोजी ने भी एक बुक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्वेश्चन आ जाता है किसकी रेन में स्टार्ट हुआ था इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, सो कोई नहीं है, ये मीर जाफर है। तो मीर जाफर का ही वो दौर है जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ था इंडिया से। दो बातें इसके मुतालिक आपको याद रखनी है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा इसमें से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। इसके बाद जो आते हैं नवाब ऑफ बंगाल, वो आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम। अब मीर कासिम के मुतालिक आपको क्या याद रखना है, मीर कासिम के मुतालिक डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से, 1762 1763, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसके दरमियान ये मीर कासिम जो था ये नवाब ऑफ बंगाल था। अब जो ये नवाब ऑफ बंगाल था 1662 में इसने क्या किया, 1762 इसने कैपिटल शिफ्ट की, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कहां पे, मोंगर। फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगर इसने शिफ्ट की कैपिटल 1762 में। फिर इंपॉर्टेंट बात इसके मुतालिक क्या है, ये कोशिश करता है कि ये जो मिस यूज ऑफ दस्तक है,
मिसयूज अब जो दस्तक हो रहा था इसको रोकने की ये बंदा कोशिश कर लेता है और ये तमाम ड्यूटीज़ एबॉलिश करता है ऑन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी जितनी भी ड्यूटीज़ हो रही थी वो एबॉलिश करने की ये कोशिश कर लेता है। वो जब ये नाकाम हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने साथ, एक तो हो गया मीर कासिम, अपने साथ दो बंदूकों को और जोड़ लेता है। एक का नाम है सुजाउद्दीन सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है बेटा, सुजाउद्दौला को अपने साथ जोड़ लेता है। ये कौन था, ये था नवाब ऑफ अवध। मीर कासिम अपने साथ एक बंदे को जोड़ लेता है, सुजाउद्दौला, ये था क्या, नवाब ऑफ अवध। फिर एक और बंदे को अपने साथ जोड़ लेता है जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम सेकंड को भी अपने साथ जोड़ लेता है। तो कितने मिल गए, 3 मिल गए। जब ये 3 बंदे मिल गए तो ये यहां पे मैं लिख लेता हूं 1764 में, जब ये 3 बंदे मिल लेते हैं 1764 में एक और लड़ाई होती है किस किस के दरमियान, ट्रिपल अलायंस, यानी कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम 3, और दूसरी तरफ से थे इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश का जो लीड कर रहा था आर्मी का उसका नाम था हेक्टर मुनरो। मैं फिर से कह रहा हूं, मीर कासिम अपने साथ 2 बंदूकों को जोड़ लेता है। एक का नाम था सुजाउद्दौला, दूसरे का नाम था शाह आलम, और दूसरी तरफ से थे इंग्लिश। इंग्लिश के जो आर्मी का लीडर था वो था हेक्टर मुनरो। और 1764 में एक लड़ाई होती है जिस लड़ाई का नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो आपसे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या। बैटल ऑफ बक्सर में फिर एक बार से इन तीनों की हार होती है और जो इंग्लिश थी यानी कि हेक्टर मुनरो जो था उसकी जीत हो जाती है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 1765 जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, बैटल ऑफ बक्सर में इनकी हार हो जाती है, फिर डेट आ जाता है 1765। इस 1765 में एक ट्रीटी हो जाती है, एक ट्रीटी हो जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अब होती किस किस के दरमियान, ये होती है शाह आलम वर्सेस रॉबर्ट किल्यू। देखो बेटा समझ लेना इस बात को, इस ट्रीटी में होता क्या है। इस ट्रीटी में होता कुछ नहीं है। इस ट्रीटी में जो रॉबर्ट किल्यू था ये शाह आलम को कहते हैं कि आप एक काम कर लीजिए, बंगाल पे आप ही रूल कीजिए, बंगाल पे आप ही हुकूमत कीजिए, लेकिन हमें आप दे दीजिए दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं बेटा, दीवानी राइट्स कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। क्या कहते हैं, रॉबर्ट किल्यू कहते हैं शाह आलम को कि आप ही रूल कीजिए बंगाल पे, लेकिन हमें आप दीवानी राइट्स दे दीजिए। दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन किस किस एरिया का बेटा, किस किस एरिया का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। किस किस का, बंगाल,
बिहार और उड़ीसा का क्या कीजिए, हम इस एरिया का हम कलेक्ट करेंगे टैक्स, और हम आपको क्या देंगे 26 लाख रुपीस। जब हम टैक्स करेंगे कलेक्ट, लेकिन हम आपको 26 लाख रुपीस देंगे, और आप जब हुकूमत करेंगे, यानी कि हम करेंगे दीवानी राइट्स, और हुकूमत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे। हम दीवानी राइट्स कलेक्शन ऑफ टैक्सेस करेंगे बंगाल पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत आप करोगे। जब आप हुकूमत करोगे, लेकिन आपको हमें 53 लाख रुपीस देने हैं। यहां से दीवानी राइट्स कर रहे हैं कौन? दीवानी राइट्स ब्रिटिश कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 26 लाख रुपीस दे रहे हैं। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन शाह आलम कर रहे हैं, और बदले में 53 लाख रुपीस दे रहे हैं। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिवल गवर्नमेंट इन बंगाल। डिवल गवर्नमेंट इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिवल गवर्नमेंट कहते हैं। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिवल गवर्नमेंट कहां पे स्टार्ट हुई थी, तो कहां पे डिवल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी बेटा? बंगाल में हुई थी, लेकिन किस ट्रीटी में आता है? इंपॉर्टेंट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। तो बेटा ये मैंने आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ा दिया, हमने एडवेंट ऑफ यूरोप भी पढ़ लिया, हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल भी पढ़ लिया। लेकिन अब छोटे मोटे कुछ चीजें हमें पढ़नी है जिनमें 5 मिनट लगते हैं। वो क्या है? वो है कार्नेटिक वार्स, क्योंकि कार्नेटिक वार्स पे मैं क्वेश्चन एक बार देख चुका हूं, और इसीलिए हम यहां पे मिस नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूं। एंग्लो कार्नेटिक वार्स। देखो बेटा, अंग्रेज यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ जंगें हुई, उनको हम एंग्लो कार्नेटिक वार्स कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एंग्लो मीन्स इंग्लिश, कार्नेटिक मीन्स फ्रेंच। तो समझ में आ रहा है? इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं एंग्लो कार्नेटिक वार्स। किन के दरमियान बेटा? बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच के दरमियान कुछ वार्स हुए थे, जिन्हें हम कार्नेटिक वार्स कहते हैं। अब फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार हुआ कब था? 1746 टू 48। फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार कब हुआ था? ये हुआ था 1746 टू 1748 में ये हुआ था। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया बेटा, नो रिजल्ट। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जब इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, जब लड़ाइयाँ होती है, जब कोई रिजल्ट नहीं आता, ना जीत जाता है कोई, ना हार जाता है कोई, तो फिर एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम ट्रीटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एलेक्सा-चैपल। फर्स्ट कार्नेटिक वार में क्या होता है? 1746 से लेके 48 तक फर्स्ट कार्नेटिक वार आता है। जब कार्नेटिक वार हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जब इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, जब लड़ाइयाँ होती है, जब कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या होती है? एग्रीमेंट साइन होता है, जिस एग्रीमेंट को हम ट्रीटी कहते हैं। और यहाँ पे एक ट्रीटी हुई है जिसको हम ट्रीटी एलेक्सा-चैपल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। तो इसके बाद
सेकंड के बारे में अगर हम बोलेंगे सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार, तो ये हुआ था 1749 टू 53। 1749 टू 53 हुआ था सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार। अब इसमें क्या हुआ, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई जीत गया ना कोई हार गया। जब रिजल्ट नहीं आया तो एक ट्रीटी साइन होते है सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार में, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरा एंग्लो कार्नेटिक वार 1749 टू 53, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया और इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फिर उसके बाद आता है थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार। अब थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार कब हुआ था? थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार हुआ था 1756 टू 63। 1756 टू 63 हुआ था थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार। इस वार को हम ऑल्सो नोन एज 7 ईयर वार, ऑल्सो नोन 7 ईयर वार किसको कहते हैं? इसको। इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया बेटा, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 17, मैंने आपको ये बैटल कल भी बताई, 1760 में एक लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वंदेवाश। बैटल ऑफ वंदेवाश किन के दरमियान होती है? ये होती है इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान एक लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वंदेवाश। कौन जीतता है कौन हारता है? ये इंग्लिश जो है ये फ्रेंच को हरा देते हैं और इनसे क्या करते हैं काम? इनसे पौंडीचेरी को छीन लेते हैं। बैटल ऑफ वंदेवाश में इंग्लिश हरा देते हैं फ्रेंच को और फ्रेंच से क्या पौंडीचेरी को छीन लेते हैं, पौंडीचेरी को छीन लेते हैं। तो फिर आ जाता है 1763। 1763 में आता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हो जाता है बेटा? 1760 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है। किन के दरमियान? इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान। इसमें आपको लिखने वाली क्या बात है, इसमें आपको याद रख लेना है। यहां पे मैं आपको लिख लेता हूं, अब मिटा देता हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है 1763 में? क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस किनके दरमियान होती है? फ्रेंच और इंग्लिश के दरमियान होते हैं। इसमें आपको याद रखना है बैटल ऑफ वंदेवाश में क्या था? फ्रेंच ने खो दिया था किसको? पौंडीचेरी को, और इंग्लिश ने जीता था पौंडीचेरी को। यहां पे आपको याद रखना है पौंडीचेरी वाज गिवन बैक टू फ्रेंच। पौंडीचेरी was given back to French। तो ये था आपका जो कार्नेटिक वार्स थे या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में हमने आपको पढ़ाया है, और इंशाल्लाह कल हम शुरुआत करेंगे अपनी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।